हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कॉपी ओपन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ जाता है कि उसकी पॉलिटी के बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग, और फिर नीचे बढ़ते हुए राज्यपाल के बारे में देखेंगे। फिर एंड ऑफ द डे मेन अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा पंचायती राज, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल में पंचायती राज या फिर बीपीएससी में भी और बिहार दरोगा में भी पंचायती राज से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं या आते रहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें देखेंगे हम लोग। ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने से और याद करने से कुछ भी याद नहीं रहेगा। जितना इस वीडियो में बताऊँ आप लोग पढ़ो, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, बिहार की जो भी पॉलिटी है उसकी विधायी शक्ति देखेंगे हम लोग। तो राज्यपाल, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के विधानमंडल का अभिन्न अंग होने की बात कही गई है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहन करता है। ठीक है, उसका सत्राहन करता है तथा विघटन भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विधानमंडल को सत्राहन का मतलब होता है सत्र का आवाहन, मतलब सत्र कौन बुलाता है विधानमंडल का, तो राज्यपाल बुलाता है। उसका विघटन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज्यपाल विधान सभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के लेवल पे राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन करता है, किस अनुच्छेद के तहत पता है आप लोगों को? अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करता है। उसी तरीके से राज्यपाल भी विधानमंडल और विधान परिषद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों का संबोधन करता है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। इस पॉइंट में क्या लिखा गया है कि राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्य संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। ठीक है, मतलब राज्यपाल ही हैं जो अयोग्यता संबंधी जो भी विवाद होता है उसका निवारण कर सकता है। इसके बाद इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस पेज में हम लोग को दिख रहा है वो है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में कितनी बार लगा हुआ है। तो टोटल आप लोग देख सकते हैं कि 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। कितनी बार लगा है? 8 बार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, फिर तो पहली चीज़ आती है कि पहली बार कब लगा जी। तो पहली बार लगा 1968 में। ठीक है, 1968 में पहली बार लगा है। बोलेंगे आप लोग उस समय राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। तो कानूनगो जी के ही समय में ही कानून थोड़ा सा ख़राब हुआ होगा, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। लास्ट टाइम कब लगा? 2005 में। 2005 में। तो सबसे पहली बार कब लगा? 1968 से 69, उसके बाद लगा 2005 में। पहली बार किसके टाइम पे लगा? तो नित्यानंद कानूनगो जी के समय लगा सबसे पहली बार। कानूनगो से याद रखेंगे कि सबसे पहली बार राज्यपाल कौन थे? कानूनगो जी थे, जिस समय कानून थोड़ा हिल गया होगा, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया होगा। सबसे लास्ट में लगा 2005 में सरदार बूटा सिंह के समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बिहार के राज्य व्यवस्था संबंधित जो तथ्य हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें बहुत सारा डाटा है। चलिए उसको आसानी से याद कर लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। विधानमंडल का रूप कैसा है? द्विसदनीय है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विधानमंडल का रूप कैसा है जी? तो द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है कि विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है इसमें। कमेंट में मुझे आप लोग ये बताओ कि अभी टोटल कितने ऐसे राज्य हैं इंडिया में जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। पहले ज़्यादा थे, अभी एक कम हो गया है। ये इतना भी मैं हिंट दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद में कितनी संख्या है? तो ये है 75। ठीक है, एंग्लो इंडियन कितने मनोनीत आते हैं? तो 1 आते हैं। अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इस पॉइंट को अभी आप लोग लोड मत लो, इसको मैं याद करवा देता हूँ। अभी एक बार ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग याद भी कर लेंगे। अभी कोई ज़रूरत नहीं है बाद में दोबारा पढ़ने की रिवीजन लेकिन ज़रूर करना आप लोग।
तो SC/ST के लिए अनारक्षित, SC/ST के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि SC/ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो ये है 38, SC के लिए 38, ST के लिए 2 और। बिहार में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 16। चलिए, तो कैसे याद करेंगे हम लोग, सबसे पहले कि विधानसभा में देख लेते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में नहीं, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या वही कितनी सीटें हैं, तो ये है 243। विधान परिषद में कितनी है, 75। कितनी है विधानसभा में, 243, 243, विधान परिषद में 75। बोले साथ में आप लोग, 243 और 75, 243 और 75। विधानसभा में कितनी है, 243, और विधान परिषद में कितनी है, 75। ठीक है, ये दो चीज़ देखने के बाद हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि SC/ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो SC के लिए आरक्षित है 38 और ST के लिए आरक्षित है 2। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि लोकसभा, बिहार से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है 40। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। फिर से आकर देखते हैं, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 243। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। ठीक है, 243, 75, 40 और 16, इसको एक साथ याद रखेंगे हम लोग। 243, 75, 40, 16, 243, 75, 40, 16। ठीक है, उसके बाद SC/ST के लिए आरक्षित 38 और 2, 38 और 2, 38 और 2। ठीक है, तो अब देखिए 243 यानी टोटल जितनी सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में 243 है। ठीक है, कितनी है, 243। उसमें से आरक्षित हम लोग निकाल देते हैं, कितनी आरक्षित हैं SC/ST के लिए, ये वाली, यानी टोटल 40। 243 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 203। ठीक है, 203 यानी आरक्षित हटा देने के बाद जितनी सीटें बची वो बच गई अनारक्षित। तो बस ये छोटा सा पॉइंट है, इसमें कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या क्या याद किया हम लोगों ने, 243, उल्टा देखते हैं हम लोग, 243, 75। 243 क्या है, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या। 75 क्या है, विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या। 40 क्या है, सिर्फ 40 क्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, बिहार से चुने जाने वाले। ठीक है, और राज्यसभा में 16। आरक्षित कितनी है, 38 और 2। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कुछ याद हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक दो बार और देख लेना और अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534, और जिलों की संख्या कितनी है, 38। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कितने ज़िले हैं बिहार में, तो 38 ज़िले हैं। 38 एक और चीज़ था, क्या था, जो SC थे उसके आरक्षित सीटों की संख्या। तो कुछ आप लोग ऐसे बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडो की संख्या हम लोगों ने देख ली है, 1। अनारक्षित कितनी है, 203। SC कितनी है, 38। ST कितनी है, 2। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40। राज्यसभा में सदस्यों के चुने जाने वाले संख्या 16। प्रखंडों यानी जिलों की संख्या, प्रखंड है 543, जिलों की संख्या कितनी है, 38। चलिए इतना याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। इसके बाद कह रहा है कि जितने जिलों की संख्या है उतने ही जिले परिषद हैं अपने पास। जिलों की संख्या कितनी है, 38, तो जिला परिषद कितना है, 38। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है नगर निगम। तो नगर निगम बिहार में 12 हैं। नगर पंचायत कितने हैं, 80। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि जिलों की संख्या जितनी है उतनी ही संख्या है जिला परिषद की। ठीक है, नगर निगम कितने हैं, 12। नगर पंचायत कितने हैं, 80। नगर निगम कितने हैं, 12। नगर पंचायत कितने हैं, 80। थोड़ा सा ट्रिक दे देना चाहता हूँ मैं आपको, अगर पसंद आए तो दिमाग में उस समय एग्ज़ाम में हिट कर देता है यही सारी छोटी छोटी ट्रिक्स। कैसे, देखिए जिलों की संख्या तो 38 है, वो पता होगा। जिला परिषद भी उतनी ही है। अब बचा क्या, नगर परिषद। तो प से 50, प से परिषद। जिला परिषद की बात नहीं कर रहा हूँ, जिला परिषद आप लोग याद रखना कि जितना जिला है उतना ही जिला परिषद है। बाकी कौन सा परिषद बचा, नगर परिषद। तो प से 50, प से
परिषद तो 50 के आसपास, यानी जो नगर निगम है वो 50 से एक कम है, 49 यानी 49। ठीक है, फिर से चलिए, क्या याद हो गया अभी तक कि जिला परिषद जो है वो है 38, ये हमको याद है क्योंकि जिला जितने हैं उतने ही जिला परिषद हैं। ठीक है जी, आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नगर परिषद कितने हैं, तो नगर परिषद से सर ने बताया कि नगर परिषद प से 50, तो 50 के आसपास है यानी 49 है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। नगर निगम, इसको फिर से हम लोग वर्ड से पकड़ेंगे। नगर निगम 2 बार ना आ रहा है और किसी में 2 बार नहीं ना आएगा, देखना। तो नगर निगम यानी न न न न, तो क्या है टिक, न बार 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 बार, कहते हैं ना हम लोग, ना बार बार ये काम मत करो, ना बार। अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं, सर बार बार कितना बोल रहे हो? बार बार इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो ना बार बार यानी 12। तो नगर निगम कितने हैं? 12। नगर निगम कितने हैं? 12। ठीक है, एक बार आंख बंद करके इसको रिवाइज करना, याद हो जाएगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं पूरा याद ही करवा देता। नगर पंचायत कितने हैं? 80। नगर पंचायत कितने हैं? 80। इसको याद कर लेना आप लोग, नगर पंचायत कितने हैं? 80। अब एक बार आंख बंद करें, आराम से देखें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। क्या पढ़ा कि जिला परिषद कितने हैं, तो जितने जिला हैं उतना जिला परिषद है। ठीक है जी। नगर परिषद कितने हैं, तो परिषद में आया प से 50 और 50 के आसपास, एक कम है 49। ठीक है जी। फिर नगर निगम कितने हैं, तो ना बार बार ये काम मत करो, ना बार बार ये 12। नगर पंचायत कितने हैं, तो नगर पंचायत है 80। चलिए, उसके बाद देखते हैं बिहार के राज्यपाल। तो टोटल राज्यपाल सारे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रटने की बात अलग है, जो भी रट लेगा अलग अच्छी बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि बिहार में जो 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय पहले राज्यपाल कौन बने थे, तो बने थे जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम, जयराम दास, राम का नाम लिया और पहले राज्यपाल बने। ठीक है, चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, नित्यानंद कानूनगो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अभी के राज्यपाल कौन है बिहार के, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। चलिए, अब देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्या कह रहा है ये पॉइंट कि आर्टिकल 214 के अनुसार हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। किसके? 214 में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। 2 से 31 क्या कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि हर राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय ना हो, कोई एक उच्च न्यायालय भी 2 उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालय को संभाल सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा सा है राज्य, उसमें नहीं है अभी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट उसके अगल बगल वाला संभाल सकता है उस राज्य को भी। ऐसा किस सेक्शन में कहा गया है, तो ऐसा आर्टिकल 231 में कहा गया है। तो यहाँ से 2 पॉइंट हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट देखा, 2 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट देखा हम लोगों ने। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि 214, एक है 214 और एक है 231। 214 और 231, 214 और 231। 214 में क्या कहा गया है, 214 में कहा गया है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और 231 में क्या कहा गया है, 231 में कहा गया है कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट को देख सकता है। ऐसे याद रखना आसान भाषा में। ठीक है, देखो एक एक लाइन में नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप लोग उतना तो पढ़ ही सकते हो, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है समझाना और मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए, इसलिए मैं हो सकता है एक चीज़ को ज़्यादा आपको याद करवाने के चक्कर में पढ़ा हूँ, ना कि एक लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। 25 हैं, कितने हैं? 25 कितने? 25। इश्क मूवी याद है? इश्क मूवी में वो एक बेवड़ा रहता है और गड्ढे में देख के बोलता है ना 25। चलिए कितने हैं? 25। ठीक है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हाई कोर्ट है। टोटल अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। तो अभी लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हाई कोर्ट दिया गया है। एक है कौन सा? दिल्ली, और एक है जम्मू कश्मीर।
ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी अभी हाई कोर्ट, मतलब जम्मू कश्मीर तो अभी अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है, अभी उसके पहले दिल्ली में ही था। तो ये इम्पोर्टेंट करंट है। टोटल है 25, और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अभी अभी एक, मतलब हाई कोर्ट तो पहले से था लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अभी अभी बन गया है। तो इस पेज से हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखा कि फिर से देखते हैं कि आर्टिकल 214 यानी 214 में कह रहा है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, और 231 में कह रहा है कि हर स्टेट में नहीं है तो एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट को कार्यभार देख सकता है। उसके बाद क्या देखा कि वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है कि हाई कोर्ट में जजेस होते हैं, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्या सभी हाई कोर्ट में जजेस सेम रहते हैं? नहीं भाई, जिसमें ज़्यादा वर्कलोड होगा उसमें ज़्यादा होंगे। इलाहाबाद में ज़्यादा हैं, बाकी में कम है, तो अलग अलग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो सकती है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है जी। पटना उच्च न्यायालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि पटना उच्च न्यायालय कब आया था भाई, कब बना था? तो 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916 कब बना था? 3 फरवरी 1916। अरे बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो भूल जाओगे। चलो बोलो, 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916। ठीक है, 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में विस्तार, कार्य क्षेत्र में बिहार और उड़ीसा दोनों थे। क्यों भाई दोनों थे? क्योंकि देखो 1912 में बिहार का गठन हो गया था, मतलब बोल दिया गया था कि हो जाएगा। उसके बाद 1912 के बाद 1916 में क्या हुआ कि उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, लेकिन उस समय उड़ीसा अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र उस समय बिहार और उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे, लेकिन 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग हो जाने के बाद, ये वाली पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद इनका कार्यक्षेत्र केवल बिहार तक सीमित रह गया। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई। कब? 3 फरवरी 1916। उसके बाद 1936 में उड़ीसा अलग हो गया तो उसका अलग हो गया होगा भाई, इसमें ऐसे क्या है? ठीक है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 याद होगा बहुत लोगों को, जिसको नहीं याद होगा सिर्फ एक चीज़ कि महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में उसका बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था एवं ढांचा। अब यहाँ पे वो पूरा डिटेलिंग आ जाएगा कि बिहार राज्य का 1912 ईस्वी में एक अलग प्रांत के रूप में उदय होने के पश्चात राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था गठित की गई, परंतु 1936 में उड़ीसा अलग होने के पश्चात 1956 में फिर से गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड। चलिए इतना पढ़ लेना आप लोग। इसमें मेन क्या कह रहा है कि 1912 में एक अलग प्रांत बंगाल से हटकर बनाया गया बिहार को। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1912 में अलग प्रांत की बात हुई, फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, ये याद रखना आप लोग, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। क्या क्या बताया मैंने? 1912 में बंगाल से अलग हो गया, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो अभी जो बिहार है वो 3 ऐसे कट कट के बना है। पहले बंगाल से अलग हो गया, फिर उड़ीसा, और फिर झारखंड बिहार से अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो प्रशासन होगा उसको संभालने के लिए बिहार को अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है। इसकी सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में बांटा गया है। क्या कौन कौन सा? प्रमंडल, मंडल जिसको जिला भी कहते हैं, फिर अनुमंडल, फिर प्रखंड और ग्राम पंचायत। ये क्या बता दिया सर आपने? कैसे याद रखेंगे इसको? देखो आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूँ। हर राज्य तो जिला में, मतलब जिला तो सबने सुना होगा ना कि इतने ज़िले हैं, इतने ज़िले हैं।
देखो जिला याद रखो, जिला को हम लोग अभी यहाँ पे बेस पॉइंट बनाते हैं, ये रहा जिला। तो कुछ 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 जिलों को मिला के जो बनता है उसको प्रमंडल कहते हैं। प्र मतलब बड़ा, जिलों को मिला के बनाया गया है प्रमंडल। उसके बाद जिलों से नीचे अनु होता है ना, अनु, अनु मतलब छोटा, अनुज मतलब छोटा भाई। तो जिले से भी जो छोटा आएगा उसको क्या कहेंगे, अनुमंडल। तो अभी 3 याद रखेंगे हम लोग ये, कि जिला जिसको मंडल कहते हैं, जिले के ऊपर क्या आएगा, प्रमंडल, जिले के नीचे क्या आएगा, अनुमंडल। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर से पढ़े एक बार, प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज में तो ग्राम पंचायत है, इतना हम लोग को पता है, बीच में आ जाता है प्रखंड। ठीक है, होप कि याद हो गया होगा क्या कह रहा हूँ मैं। पहले जिला, फिर उसके ऊपर प्रमंडल, उसके नीचे अनुमंडल। अब लाइन से देख लेंगे हम लोग, तो प्रमंडल, मंडल, अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी स्टेट में, जहाँ जहाँ भी ग्राम पंचायत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन और उनके बीच समन्वय का कार्य करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। तो सचिवालय सहायक का अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं या बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर बिहार से रिलेटेड दे रहे हैं, तो सचिवालय का काम यही है कि इनका संचालन करने के लिए जो भी कार्य करता है वो सचिवालय करता है। ठीक है, चलिए प्रमंडल। तो अभी आई होप कि प्रमंडल समझ में आ गया होगा। क्या होता है प्रमंडल, जिले से बड़ा होता है, जिले से छोटा होता है, बड़ा होता है। कुछ कुछ जिलों को मिला के प्रमंडल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। राज्य के क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल होता है। ठीक है, अभी बता दिया मैंने कि सबसे ऊपर होता है प्रमंडल। उच्चतम अधिकारी कौन होता है, उच्चतम अधिकारी होता है आयुक्त होता है। चलिए आईएएस लोग बनते हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल। ठीक है, यहाँ से यही चीज़ याद रखेंगे कि आज़ादी के समय थे 4 प्रमंडल। ठीक है, अभी कितने प्रमंडल हैं, तो वर्तमान में है 9 प्रमंडल। ठीक है, समझ में आ गया प्रमंडल क्या होता है। जिलों को मिला के जो बनता है वो होता है प्रमंडल। प्रमंडल, फिर जिला, मंडल और उसके बाद अनुमंडल। ठीक है, अभी देखो कितने कितने जिलों को मिला सकते हैं, तो भाई 2 जिलों को भी मिला सकते हो, 3 जिलों को भी मिला सकते हो। इसी तरह करते करते नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ऐसे 3 प्रमंडल हैं जो मैक्सिमम 6 जिलों को मिला के बनाया गया है। कौन कौन से प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और पटना प्रमंडल। तिरहुत, मुंगेर और पटना। बोलो भाई, तिरहुत, मुंगेर और पटना। इसी तरह भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। ठीक है, आ गया होगा कुछ समझ में, अच्छी बात है। बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। क्या होता है प्रखंड, ग्राम पंचायत के ऊपर वाला। एक बार फिर से याद करो, सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहले पढ़ा था प्रमंडल, फिर मंडल जिसको जिला भी कहते हैं, फिर क्या पढ़ा था, फिर पढ़ा था अनुमंडल, फिर आता है प्रखंड। तो प्रखंड अभी कितने हैं बिहार में, 534। ठीक है, ग्राम पंचायत ये अब देखते हैं सबसे छोटा वाला और सबसे इम्पोर्टेंट वाला। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। देखते हैं कि यह राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। मैंने बताया है कि सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। इसका प्रधान मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार, मतलब गांव से रिलेटेड जो भी काम होता है वो मुखिया करता है, यानी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, 83-86। ऐसे ही याद रखना, 83-86, 83-86, 83-86। कितने हैं भाई ग्राम पंचायत, 83-86, 83-86। देखो 2 बार 8 है और एक 3 का डबल है, 1-2 बार लिख लोगे याद हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज, चलो भाई देख लेते हैं। तो एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ो आप लोग, एग्ज़ाम आने वाला है। बिहार में ग्राम पंचायत के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया था। तो आज़ादी मिली और बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है भाई, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में ग्राम पंचायतों ने वर्ष यानी 2 साल बाद 1949 से विधिवत अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कब पारित कर दिया गया था? 1947 में ही आज़ादी मिली, पारित कर दिया गया, 2 साल बाद से काम करना भी चालू कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि पंचायती राज, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंचायती राज के लिए बहुत सारी समितियाँ गठन की गई। सबसे पहली समिति कौन सी गठन की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब गठन की गई थी पता है? इसमें नहीं लिखा है। तो 1957 में गठन की गई थी। कब गठन की गई थी? लिख दे रहा हूँ मैं, ये गठन किया गया था 1957 में। ठीक है, तो गठन किया गया 1957 में। इसने अपनी रिपोर्ट जो पब्लिश की थी वो की थी 1959 में, यानी 2 साल बाद। क्या सजेशन दिया था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होनी चाहिए। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, सबसे छोटे पे फिर पंचायत समिति, फिर जिला समिति। ठीक है, जिला परिषद 3 स्तर पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया होगा? फिर 1959 में इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। फिर क्या किया होगा? इसकी बात मानी गई होगी, देखते हैं कब माना गया। वही कह रहा है कि 59 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ सकते हैं हम लोग। अरे उतनी बड़ी समिति बनी है, रिपोर्ट दिया है तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या किया गया। 3 स्तरीय सुझाव दिए गए। इस पॉइंट में वही बताया गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि फिर 2 साल बाद, कितना आसान है देखो। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी, 2 साल बाद यानी 1959 में रिपोर्ट पब्लिश किया, फिर 2 साल बाद यानी 1961 में बिहार पंचायत समिति। पहले तो सिर्फ ग्राम पंचायत था ना, ये वाला पंचायत समिति प्लस किया गया, फिर जिला परिषद। ये भी दोनों को 2 साल बाद पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम भी पारित किया गया। समझ में आया क्या हुआ इस कहानी में? फिर से बता देता हूँ। देखो, पहले तो ग्राम पंचायत समिति वाला अधिनियम पारित कर दिया गया। कब? 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। फिर क्या हुआ? 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। सजेशन उसने दिया, 2 साल का टाइम लगाया, 1959 में दे दिया। तो 1959 में सेशन देने के बाद 1961 में जो बाकी के 2 स्तर बचे थे, कौन कौन से स्तर बचे थे? वही ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति और जिला परिषद। इन दोनों से रिलेटेड अधिनियम पारित कर दिया गया 2 साल बाद। ठीक है, चलो। 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जो 2 अक्टूबर 1963। देखो, फिर आसानी से याद होने वाला चीज़ है। फिर 2 साल बाद लागू हो गया। तो अभी हम लोग ने बहुत सारा ईयर देख लिया है, लेकिन आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, फिर से आते हैं। अरे घबराओ मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा, याद हो जाएगा, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या बताया मैंने? 57 सबसे पहले और आते हैं। 47 में ग्राम पंचायत वाला अधिनियम, फिर 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई, फिर 2 साल बाद यानी 59 में उसने रिपोर्ट दिया। उसके 2 साल बाद यानी 61 में जो बाकी 2 स्तर पे जो नहीं हुआ था ग्राम पंचायत समिति के अलावा, 2 स्तर कौन सा था? एक ब्लॉक पे और एक जिला पे। इन दोनों से रिलेटेड अधिनियम आ गया मार्केट में मतलब बिहार में। और फिर उसके 2 साल बाद यानी 1963 गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए। फिर क्या हुआ कि अब 1993 में 30 साल बाद, देखो यहाँ से, उसको संवैधानिक दर्जा देने वाली बातें काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन एक वही पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1953 जो आया था, उसमें इसको संवैधानिक दर्जा मिला। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। कितने साल बाद? यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 30 साल बाद। ये तो 93 वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उसको बता दूं मैं, बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट था ये। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया पंचायती राज सिस्टम को। चलिए देख लेते हैं अब इसमें भी। तो 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान ने 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संरचना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठीक है, पारित कर दिया गया। ठीक है, देखो बुकिश लैंग्वेज में आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग खुद भी पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पेन पे लिखना, पक्का एक बार लिखना। जैसे मैंने बताया है मेरी बातों को लिखना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते रहोगे बहुत टाइम लग जाएगा।
ठीक है, याद वैसे भी हो जाएगा लेकिन रिटेन नहीं करता है दिमाग। थोड़ा मेहनत करो, मुंह से बोलो, हाथ से लिखो, इसलिए दिया है ना। चलो, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ना, वो सब मैं बता चुका हूँ जो भी इसमें लिखा गया है कि 73वें संविधान संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तर पे होने लगे बहुत जगह पे ये सब सिस्टम। ठीक है, प्रखंड स्तर पे यानी वही ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का गठन किया गया, वही सब बातें कह रहा है। जो विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र, मतलब विकेंद्रीकृत का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज किया गया था ना पंचायत को, पहले सिर्फ ऊपर वाले नेता लोग थे, अब फिर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया है, लो आप भी थोड़ा सा पावर ले लो, हमारे पास भी है, आप भी गांव के स्तर पे आप लोग देखो, मुखिया चलाएगा या फिर पंचायत समिति का प्रमुख चलाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो सर्वोच्च या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। ठीक है भाई, 1943 में लागू हुआ, 2001 से काम करना चालू किया इसने। फिर इसकी जगह यहाँ पे क्या कह रहा है, बाद में इसकी जगह बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 पारित कर दिया गया। ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है, ये भी देख लिया है। चलिए, राज्य में पंचायत राज का काम बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई, पढ़ लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट लगे मुझे भी बताना। देखो ये इम्पोर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 243 का यानी 243 का के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये तो गलत दिया हुआ है, आई होप 243 का में बताया गया है पंचायतों के बारे में, आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। आई थिंक क के बाद डी में आता है, डी, तो क के बाद क ख ग घ में आना चाहिए। ठीक है, 243 घ, क नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो हो सकता है, देख लेना आप लोग, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना भाई, ऐसा गुस्सा वुस्सा मत हो जाना। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है क नहीं होगा। जो आरक्षण की बात की गई है वो 243 डी यानी घ में की गई होगी, या आरक्षण उसकी जनसंख्या के अनुपात में होगा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि 243 डी में आरक्षण की बात की गई है SC ST के लिए और महिलाओं के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार जो है वो पहला राज्य था, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला राज्य जहाँ पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, कितना 1/3, 1/3 50% नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बिहार 50% दे दिया, ज़्यादा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की स्थिति काफ़ी बिहार में ख़राब थी, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, 50% आरक्षण दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जो सबसे पहला जो निचला स्तर था ग्राम पंचायत, उसके कार्यकारिणी प्रधान को क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। साथ ही उसके साथ में काम करने के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या चीज़ें पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे कि ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव होता है उसका जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुखिया कहते हैं। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितने साल की आयु पूरा करने के बाद चुनाव लड़ सकता है, 21 साल के बाद लड़ सकता है। ठीक है, कहाँ कहा गया है इसको, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कहा गया है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। तो बस वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, इतना आप लोगों को पता होगा कि 21 साल बाद मुखिया का चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन इसका कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है पंचायती राज अधिनियम 2006 में, पंचायती राज अधिनियम 2006 में, पंचायती राज अधिनियम 2006 में। चलिए भाई, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते मैं, मज़े से पढ़ो तुम लोग भी, मज़े से पढ़ाता हूँ मैं भी, और अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर याद हो गया हो तो बताना। ठीक है, कोई सजेशन हो तो बताना, और चैनल को सपोर्ट करना। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बिहार, नेक्स्ट पॉइंट ये अब ऊपर का पढ़ लिया हम लोगों ने, यहाँ तक मुखिया होते हैं इस बारे में कहा गया है। चलिए यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये वाला पॉइंट देखते हैं कि बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं, 6 विभाग होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम कचहरी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 विभाग होते हैं, इतना याद रखना। न्यूनतम आयु चुनाव की 21 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, बता चुका हूँ मैं। जिसकी अच्छा, ग्राम सभा, अब देखो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होता है। देखो ग्राम सभा क्या होता है ना, जैसे मुखिया हो गया, ठीक है। अब वो तो गांव का मुखिया होगा, अब मुखिया भी को भी राय सलाह बातचीत करनी पड़ेगी। तो देखो इसको बस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा होता है हुआ है कि एक होता नहीं है, शाम को मंडली लगी, सारे बड़े बड़े लोग बैठे और गांव का जो होता है कलेक्टिव व्यू होता है कि सब लोगों ने अपनी अपनी राय दिया और उसका जो मुखिया होता है वो बात वो मानेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि छोटे बच्चों बैठे हुए हैं सब, छोटा बच्चा भी कह रहा है उसकी भी बात मान लिया। तो सबसे पहले तो समझो ग्राम सभा क्या होता है। वही गांव में जो सभा लगता है ना, शाम को बैठ रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। मुखिया फिर खड़ा होता है, चलिए ये बात मानते हैं। तो उसी सभा को ग्राम सभा कहते हैं, लेकिन उसमें सारे लोगों को नहीं बैठना होता है। ग्राम सभा में कम से कम 18 वर्ष से बड़े लोग हों, जो अडल्ट हैं, उनकी बात मानी जाएगी। और ग्राम सभा में वही लोग आते हैं जो उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी के, मतलब जिनका नाम मतदाता श्रेणी में होता है, ठीक है, वही उसके ग्राम सभा के पार्ट बनते हैं। तो क्या चीज़ें मैंने बता दी भाई। तो मैंने ये बताया कि ग्राम सभा कहते किसे हैं, तो उस भीड़ को ग्राम सभा कहते हैं। अब ग्राम सभा में क्या सारे लोग आते हैं? नहीं, दो कंडीशन, 18 साल से बड़े हो, और ऐसा भी नहीं है कि मैं 18 साल से बड़ा हूँ लेकिन मेरा मतदाता लिस्ट में नाम नहीं है तो मैं ग्राम सभा का सदस्य हूँ। नहीं, 18 साल से बड़ा और प्लस मतदाता के लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। समझ में आया ग्राम सभा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 18 वर्ष होने चाहिए ग्राम सभा की बैठक वर्ष में। अब ये इम्पोर्टेंट है, देख लो भाई। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी अनिवार्य है। वर्ष में 2 बार, साल में 2 ही बार अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन लिखा कितनी के बार है कि 4 बार बैठक होने हैं, मतलब हर 3 बार में हो जाए एक बैठक, लेकिन मिनिमम 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी भी होती है, जिसका प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचित सरपंच होता है, ठीक है। सरपंच की सलाह मशवरा के लिए एक न्याय मित्र होता है जो सरकार का आदमी होता है, ठीक है। न्यूनतम फौजदारी एवं दीवानी मामलों से निर्णय ले सकता है। फौजदारी दीवानी क्या होगी? पैसे रिलेटेड मामले ले सकते हैं। ऐसा नहीं कोई मर्डर कर दिया भाई और गांव में ऐसा लटा दिया गया ऐसा नहीं होता है। फौजदारी दीवानी मामलों में, छोटे छोटे मामलों में, उसमें भी छोटा छोटा मामला है, बड़ा मामला का नहीं है अधिकार उसको, ठीक है। देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये कि वर्तमान में बिहार में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो मैंने बताया 8386, 86 मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट चीज़, 4 ऑप्शन दे देगा, अब बोल देगा कि ग्राम कचहरी का सदस्य इसमें से कौन कौन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि मुखिया और कार्यकारिणी समिति, मुखिया और कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। अब सोचो क्यों नहीं हो सकता, समझ के याद रखोगे, याद हो जाएगा क्यों इसलिए नहीं हो सकता। देखो मान लो कि मुखिया है, उसका कोई जान पहचान है, अब वही न्याय में भी वही न्याय कर रहा है ना, ग्राम कचहरी में न्याय कर रहा है, वो तो छोड़ देगा उसको, है ना। भाई तुम मेरे जान पहचान के हो, मैं मुखिया हूँ, मैं ही न्याय कर रहा हूँ, तो छोड़ देगा। इसलिए मुखिया है या उसके साथ जो भी काम करने वाले हैं वो उस ग्राम कचहरी के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः पंचायतों की वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है। तो संचित निधि से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से पंचायत वित्त आयोग, इसका माध्यम पंचायत वित्त आयोग होता है। चलो, पंचायत समिति, तो ग्राम पंचायत के बाद ऊपर वाला क्या था? पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पे, बिहार में प्रखंड स्तर पे यानी ब्लॉक्स लेवल पे पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य होता है उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों की मुखिया। पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होता है? तो वो होते हैं 5000 की आबादी पर एक सदस्य होता है और उस प्रखंड के ग्राम पंचायतों के मुखिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि पंचायत समिति के बारे में ही बता रहा है इसमें कि प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र के सांसद हो सकते हैं। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मुखिया का भी 5 वर्ष होता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं।
पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है कि पंचायत समिति के बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित होना चाहिए। वर्तमान में कुल पंचायत समिति भारत में कितनी है? 534। ग्राम पंचायत कितनी थी? 83 86। और क्या गया ये? ग्राम पंचायत कितनी थी? 83 86। और पंचायत समिति कितनी है? 534। पंचायत समिति कितनी है? 534। पंचायत समिति कितनी है? 534। पंचायत समिति के कार्य देख लेते हैं। तो ये डेवलपमेंट संबंधी कार्य होते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना। जिला परिषद के बारे में देखते हैं। चलो उसके ऊपर पंचायत समिति के ऊपर कौन है? जिला परिषद। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो 5000 के ऊपर आसान है, नंबर देखो कितने इजी से हैं कि 5000 के ऊपर बना दो भाई पंचायत समिति और 50,000 के ऊपर एक जिला परिषद कर दो। ठीक है। चलो सर्वोच्च स्तर पर होता है प्रशासनिक, ये देखो ये सब मैं बता चुका हूँ। सर्वोच्च स्तर पर होता है और 50,000 की उपाधि 50,000 की आबादी सॉरी 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होता है। अब जिला परिषद के बारे में डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं कि 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है। बैठक अनिवार्यता 1 वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का क्या था? सबसे छोटे वाले का 1 साल में 2 बार और सबसे बड़े वाले का 1 साल में 4 बार। ऐसे याद रखना, मिला के याद रहेगा। सबसे छोटे वाले का 1 साल में 2 बार और सबसे बड़े वाले का 1 साल में 4 बार। कितने जिला परिषद हैं भाई? जितना जिले हैं उतने जिला परिषद हैं। ये सब मैं याद करा चुका हूँ कि 38 जिले हैं, 38 जिला परिषद है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो इसमें सदस्य कौन कौन हो सकते हैं पढ़ते हैं। चलिए बिहार में प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है भाई। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। तो जिला परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं देखते हैं। सभी पंचायत समितियों के प्रमुख। क्या ग्राम पंचायत के, अब देखो ऑप्शन कैसे फंसाएगा। सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, सभी ग्राम पंचायत समितियों के प्रमुख। तो ग्राम पंचायत के सदस्य इसमें नहीं शामिल होंगे। ठीक है। इससे जस्ट नीचे वाले देखो, ग्राम पंचायत से जो बड़े बड़े मिला के बनता है पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति के ऊपर आता है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया क्या होते हैं उनसे कुछ उसके ऊपर वाले में जाते हैं और फिर उससे ऊपर वाले जिला परिषद में जाते हैं। जो गांव से लोग होंगे उनको पता होगा ये सब, जो नहीं है बेटा मैं बता रहा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। तो जिला परिषद में जो होते हैं वो पंचायत समिति यानी उससे नीचे वाले समितियों के प्रमुख होते हैं। ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन डाल देगा, टिक मत मार देना। अधिसूची राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक है। और अधिसूची लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य जिनका निर्वाचन उस क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं सदस्य? देखो उसके नीचे वाले यानी पंचायत समिति के प्रमुख, विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य और अधिसूचित लोकसभा और राज्यसभा जिनका निर्वाचन क्षेत्र हो। जिला परिषद के कार्य क्या हैं? वही डेवलपमेंट संबंधी जिला स्तर पर आपदा यानी जिला स्तर पर आपदा से संबंधित सुरक्षा एवं राहत प्रदान करना। ग्राम पंचायत पंचायत समिति को अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को जिला स्तर पर कार्यान्वित करना। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन के बारे में, कैसे इलेक्शन होता है उस सब बारे में पढ़ते हैं। चलिए कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा पंचायतों के निर्वाचनों के संचालन का आरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण मिला जुला के यही कह रहा है कि निर्वाचन 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इसका जो हेड होगा वो राज्यपाल नियुक्त करेगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 73rd संशोधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ये सब मैं बता चुका हूँ। स्थानीय राज्य नगर निगम, ठीक है। तो देखो 73rd और 74th ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, हमारे देश में पावर को
विकेंद्रीकृत करने के लिए यानी डिसेंट्रलाइज करने के लिए। तो 73rd में बताया गया है गांव से रिलेटेड और 74 में बताया गया है कि नगर निगम से रिलेटेड। ठीक है, ये याद रखना, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन आता है 73rd किससे रिलेटेड है, 74th किससे रिलेटेड है। तो 74th के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष 1992 यानी 1992 में पारित 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के परिणाम स्वरूप बिहार सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, इसमें भी 3 है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001, याद रखना बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001, ठीक है, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2001 लागू किया। लेकिन 26 दिसंबर 2020 में इसे संशोधन करके बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 को लागू किया गया। तो पहले कब आया था, 2001 में, फिर कब आया, 2007 में। ठीक है, इसके अंतर्गत नगर निगम, मैं बताया हूँ, ट्रिक बताया था ना, बार बार नहीं। कितने हैं नगर निगम, 12 नगर निगम, 57 नगर परिषद, 117 नगर पंचायत है। तो नगर निगम इम्पोर्टेंट है, 12 नगर निगम है, 57 नगर परिषद है और 117 नगर पंचायत है। नगर निगम ही पूछता है, किस्मत ज़्यादा खराब होगी तो 57 117 याद रख लेना, दोनों में साथ साथ है। ठीक है, होल्डिंग, जल कर, शौचालय कर, वाहन कर, मतलब नगर निगम से जो भी रिलेटेड काम होंगे वो उसके राजस्व कौन इकट्ठा करेगा, यही नगर निगम। नगर निगम में क्या क्या आता है भाई, अब कहीं टॉयलेट बनवा देना, पार्किंग बनवाना, व्यापार जहाँ पे लगता है उसका कर लेना, होल्डिंग लगवा देना, जल कर लेना, यही सब। चलो नगर निगम के बारे में आगे हम लोगों ने पढ़ा, और डिटेल देख लेते हैं कि सामान्यतः नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर वार्डों में विभाजित किया जाता है। राज्य के बड़े शहरों में नागरिक व्यवस्था एवं सुविधाओं के निरीक्षण के लिए नगर निगम का गठन किया गया है। नगर निगम क्षेत्र के लिए अधिकतम वार्डों की संख्या 75 तथा न्यूनतम 67 निर्धारित की गई है, जिनकी संख्या कम से कम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम का गठन जब किया जाता है तो न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जी। तो न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 10 लाख से ऊपर। कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर। चलो, वर्तमान में बिहार में 12 नगर निगम है। कितने हैं, 12 नगर निगम है, इसको याद कर लेना आप लोग। भागलपुर, दरभंगा, पटना, याद करें। चलो, भागलपुर, दरभंगा, पटना, मेन सिटी तो देख लो, भागलपुर, पटना, दरभंगा, गया, मुंगेर, आरा, बेगूसराय, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और छपरा। अब जैसे मेरे घर के आसपास मेरे को क्या याद रहता है अपने घर के बगल वाला तो याद ही रहना चाहिए ना, वही ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता है बाकी। देखो, भागलपुर, मेरी दोस्त है यहाँ पे, भागलपुर, पटना, दरभंगा, यहाँ पे तो मेरे 3 जगह दोस्त हैं। फिर गया में एक दोस्त है, चलो, आरा में है एक दोस्त, उसके बाद बिहार शरीफ में है, मुजफ्फरपुर में है और छपरा में है। बचा गया मेरे लिए। इसी तरह आप लोग अपने तरीके से याद कर लेना, कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया और मुंगेर। कैसे याद करना है, इसमें बेटा आप ही लोग को याद करना पड़ेगा। दो, जरूरी नहीं है 12 के 12 याद हो जाएं, ऑप्शन में आएगा, एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जैसे पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, छपरा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, ये सब याद होने चाहिए। नगर निगम स्थायी समिति होता है, इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है, स्थायी समिति होता है। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी, यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो। बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1992 को की गई थी। वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है, 75। तो वार्ड में विभाजित किया जाता है नगर निगम को, कितने हैं, 75। और सबसे पहले पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, 1952 में। ठीक है, चलो, कहाँ गया, एक सेकंड। फिर नगर परिषद के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में कुल कितने हैं, तो भाई 57 हैं और 117 हैं नगर पंचायत। ठीक है, बस इतने याद रखना है कि नगर परिषद कितने हैं, 57 और 117, 57 और 117। उसके बाद आता है राज्य के प्रमुख आयोग, कुछ छूटा तो नहीं, राज्य के प्रमुख आयोग। तो आयोग के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जैसे मानवाधिकार आयोग, तो बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को की गई थी, इसका पुनर्गठन 2008 में किया गया। ठीक है, मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इशू
मानवाधिकार आयोग देखता है कब उसका स्थापना हुई थी, 2000 में। पुनर्गठन कब किया गया, 2008 में। ठीक है, चलो महिला आयोग का गठन भी किया गया है, बिहार में है महिला आयोग, महिलाओं की प्रॉब्लम सुनता है ये। लोक सेवा आयोग, सबसे इम्पोर्टेंट लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग क्या है भाई, है ना, अरे वही IAS PCS वाला। संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन आज़ादी से 2 साल बाद किया गया था, ऐसे याद रखना। 1 अप्रैल फूल वाले दिन 1949 में अस्तित्व में आया था। कब, अप्रैल फूल वाले दिन, यानी 1 अप्रैल को, और 2 साल बाद 1949 में। ठीक है, चलो आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई, मतलब बिहार लोक सेवा आयोग BPSC, तो BPSC में कितने कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। एक तो ये भाग जा रहा है बार बार। ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, या तो 6 साल या तो 62 साल, ये रहा। तो कब अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1949 में। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सूचना आयोग। तो सूचना का अधिकार कब, 2005 में आया था, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 में आया हुआ था, लागू भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है इम्पोर्टेंट इसमें, वही पारदर्शिता लाने के लिए इसमें सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार की अधिसूचना 22 अगस्त 2005 को किया गया था। आयोग का गठन वही 22 अगस्त 2005, तो 2005 आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि सूचना आयोग में टोटल जो मेंबर हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब एक मेन होगा, हेड होगा, और उसके अलावा 10 मैक्सिमम जो उसके सबऑर्डिनेट, यानी 10 और सूचना आयुक्त से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो और कुछ है अभी। इसका जो कार्यकाल होगा ये हम लोग देख लेते हैं, वही है अपना, इसका मुख्यालय है पटना में। ठीक है, ये सब ऊपर जो दिया गया है बेटा, ये सब में वही बातें कर रहा है कि आप जो भी सूचना आप सरकार से मांगोगे वो आपका अधिकार है वो जानने के लिए। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता। वो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो BPSC के लिए हम लोगों ने देखा था 62 या 6 या 62, और सूचना आयोग को क्या है 5 वर्ष या 65 वर्ष। कैसे याद रख सकते हो, चलो जाते जाते एक और ट्रिक दे रहा हूँ मैं, कि कार्यकाल मुख्यमंत्रियों का कितने साल होता है, जैसे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब भाई जो सरकार रहेगी उसके बारे में तो 5 साल सोचना चाहिए, तो मुख्य सूचना आयुक्त का भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष या 65, 5 65, और UPSC वाले का कितना रहता था, या सॉरी BPSC वाले का 6 62, 5 65 6 62। ठीक है, इसके अलावा कुछ है सूचना आयुक्त। चलिए इतना ही था आज के लिए, क्लास ओवर करते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हुई होगी अगर हुई होगी, लेकिन आई होप कि समझ में आया होगा। और दोबारा पढ़ने के लिए नहीं, दोबारा सिर्फ सुनने और लिखने की ज़रूरत है। अगर मेरी बातों को लिखा होगा, आप लोगों ने ठीक से सुना होगा, तो काफ़ी चीज़ें देखते देखते याद आ जाती हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, इतना सुनने के लिए, इतना समझने के लिए। आई होप ये टॉपिक समझ में आया हो, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और कुछ सजेशन हो, कोई राय हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।